हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, मैं आज आप लोगों के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सोशियोलॉजी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आई हूँ। ठीक है, तो बिल्कुल भी इस वीडियो को मिस मत करना, लास्ट तक देखना। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलना। ठीक है, चलिए। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है आज का। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, देखिए। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हिंदू विवाह कानून कब बना था। हिंदू विवाह कानून कब बना था। तो हिंदू विवाह कानून भारत के संसद द्वारा 1955 में पारित किया गया था। यह अधिनियम 18 मई 1955 को लागू हुआ था और इसका उद्देश्य हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख समुदाय के बीच विवाह से संबंधित कानूनों को संशोधित और सहीबद्ध करना था। इस कानून के तहत विवाह के लिए उम्र, रीति रिवाज, तलाक और अन्य वैवाहिक अधिकार निर्धारित किए गए थे। ठीक है, हिंदू विवाह कानून के तहत। तो ये कब किया गया था, मैंने अभी आपको बताया, 18 मई 1955 को लागू किया गया था। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 18 मई नहीं दिया है तो 1955 दिया हुआ है। ठीक है, 1955 आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार किस वर्ष राष्ट्रीय जनसंख्या नीति घोषित की गई थी। तो भारत में पहली बार किस वर्ष राष्ट्रीय जनसंख्या नीति घोषित की गई थी। तो भारत में पहली बार औपचारिक राष्ट्रीय जनसंख्या नीति घोषणा 1976 में की गई थी। इस नीति का उद्देश्य जनसंख्या वृद्धि तत्काल अंकुश लगाना, परिवार नियोजन को बढ़ावा देना। हालांकि भारत में 1952 में ही परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू करने वाला दुनिया का पहला देश था। ठीक है, लेकिन एक व्यापार राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के रूप में इसे 1976 में लाया गया, जिसके बाद 2000 में संशोधित नीति लाई गई। ठीक है, तो ये कब हुआ, 1976 में। ठीक है, इसकी जो प्रथम नीति थी वो अप्रैल 1976 को हुई थी। ठीक है, और इसके बाद इसका दूसरा या अगली प्रमुख नीति ना 15 फरवरी 2000 को हुई थी। ठीक है, 15 फरवरी 2000 को हुई थी इसकी दूसरा ठो, और ये पहला था। ठीक है, तो भारत में पहली बार किस वर्ष राष्ट्रीय जनसंख्या नीति घोषित की गई। तो 1976 को की गई, अप्रैल 1976 को। और अगर आपको दूसरा पूछेगा कि यहाँ पहली की जगह दूसरा लिखा रहेगा तो वहाँ पे लिखना 15 फरवरी 2000 ईस्वी को। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते आए हो, आपको समझ में आ गया ये। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। निम्न में से किसे प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है, जनसंचार को। ठीक है, जनसंचार को प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है बच्चों। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ग्रामीण समाज की कौन सी विशेषता है। ग्रामीण समाज की कौन सी विशेषता है। तो श्रम विभाजन या सामाजिक विषयता या धन श्री। तो ये आंसर होगा कृषि व्यवसाय। ठीक है, सामाजिक विशेष ग्रामीण समाज में तो कृषि ज़्यादा होती है। ठीक है, तो कृषि की विशेषता कृषि व्यवसाय। ठीक है, आंसर होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, उदार राष्ट्रीयता का काल है। उदार राष्ट्रीयता का काल है मतलब कब से कब तक है। तो आंसर होगा 1985 से 1905 तक। ठीक है, क्योंकि भारतीय इतिहास में 1885 से, ठीक है, मिस्टेक हो गई, 1885 से 1905। ठीक है, तो भारतीय इतिहास में 1885 से 1905 तक का समय उदारवादी राष्ट्रवाद का काल माना जाता है। इस दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर उदारवादी नेताओं का वर्चस्व था, जो संवैधानिक तरीका, हिंसक विरोधी प्रदर्शनों, याचिकों और संवाद के माध्यम से ब्रिटिश शासन के तहत प्रशासनिक सुधार और अधिक स्वतंत्रता की मांग करते थे। वो लोग, ठीक है, क्या करते थे, तो अधिक स्वतंत्रता की मांग करते थे अंग्रेजों से। तो ये कब चला था, कब तक चला था। तो उदार राष्ट्रीयता का काल था 1885 से 1905 तक। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, जनाकिकी शब्द किस भाषा से लिया गया है। जनाकिकी शब्द किस भाषा से लिया गया है। देखिए इधर आंसर क्या है, एक मिनट। जनाकिकी शब्द किस भाषा से लिया गया है। तो जनाकिकी शब्द प्राचीन ग्रीक भाषा से लिया गया है। ठीक है, किससे लिया गया है, ग्रीक भाषा से लिया गया है। तो आंसर क्या होगा, जनाकिकी शब्द मुख्य रूप से प्राचीन ग्रीक भाषा से लिया गया है, जो दो शब्दों से मिलके बना है। ठीक है, वो कौन कौन से हैं, तो डेमोस और ग्राफी। तो डेमोस का मतलब होता है लोक या जनता, और ग्राफी का मतलब होता है लेखक, विवरण या विज्ञान से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है लोगों का विज्ञान या जनसंख्या का अध्ययन करना। ठीक है, उसको हम जनाकिकी कहते हैं। ठीक है,
तो ये किससे लिया गया है? तो ग्रीक भाषा से लिया गया है। किससे लिया गया है? ग्रीक से लिया गया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए, आधुनिकीकरण संबंधित है। आधुनिकीकरण किससे संबंधित है? तो आधुनिकीकरण किससे संबंधित है? आंसर होगा क्या? 3 से, अर्जित परिस्थितियों से। ठीक है, अर्जित परिस्थितियों से आधुनिकीकरण संबंधित है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किसका संबंध स्वयं संयोजन चक्र से है? निम्नलिखित में से किसका संबंध जनसंख्या के स्वयं संयोजन चक्र से है? तो किसका संबंध है? एडम थीम्स का। ठीक है, एडम थीम्स का संबंध है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? उपनिवेशवाद का संबंध है। उपनिवेश का संबंध किससे है? तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। उपनिवेशवाद का जो संबंध है वो साम्राज्यवाद से है। ठीक है, किससे है? साम्राज्यवाद से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल बहुत अच्छे से देखिएगा, ये आप लोगों के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करना है। मेहनत करोगे तो ही वहाँ जाके लिख पाओगे, वरना बिना मेहनत के तो नसीब भी नहीं मिलती है ना। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? जनसंख्या की दृष्टि से भारत में विश्व का कौन सा स्थान है? तो भारत में इसका कौन सा स्थान है? जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है पूछ रहा है। ठीक है, तो जनसंख्या की दृष्टि से ना भारत का अभी वर्तमान में ना प्रथम स्थान है। हाँ, प्रथम स्थान है। संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों में हाल ही में अनुमानों के अनुसार भारत में 2023 और 24 में चीन को पीछे पिछाड़ दिया है। ठीक है, और अब दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बन गया है। भारत की जनसंख्या दुनिया की कुल आबादी का लगभग 17 से 80% है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आंसर पहला तो अभी दिया हुआ नहीं है क्योंकि ये 2024 में हुआ है, तो ये आंसर क्या होगा? अभी दूसरा। ठीक है, हालांकि अभी पहला हो गया, जहाँ तक गूगल कहता है कि अभी भारत दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है, तो उसका पहला होगा। और अगर आंसर में पहला नहीं दिया होगा तो दूसरे में दे देना। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए, समाज का निर्माण निम्न में से किससे होता है? देखिए, व्यक्तियों से भी होता है, संस्थाओं से भी होता है, सामाजिक संबंधों से भी होता है। तो क्या होगा? इनमें से सभी होगा। क्या होगा? इनमें से सभी होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? हरित क्रांति राज्य में ज़्यादा सफल हुई, किस राज्य में ज़्यादा सफल हुई हरित क्रांति? तो हरित क्रांति किस राज्य में ज़्यादा सफल हुई पूछ रहा है। ठीक है, तो ये मेरे हिसाब से पंजाब में हुई है। हाँ, पंजाब में हुई है। हरित क्रांति कहाँ हुई है सबसे अधिक? तो पंजाब में हुई है, क्योंकि भारत में पंजाब राज्य में हरित क्रांति सबसे अधिक सफल है और प्रभावशाली रही। 1960 के दशक के अंत में शुरू हुई इस क्रांति ने पंजाब की कृषि परिदृश्य को पूरी तरह से बदल दिया, जिससे यह भारत का अन्न भंडार बन गया। जिससे पंजाब क्या बन गया? भारत का अन्न भंडार बन गया। पंजाब के साथ साथ हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी यह काफ़ी सफल रही, लेकिन सबसे ज़्यादा लाभ पंजाब को हुआ था हरित क्रांति से। ठीक है, जिसके कारण पंजाब अन्न भंडार बन गया भारत का। तो आंसर क्या होगा? पंजाब। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मेघा पाटकर किस आंदोलन से जुड़ी थी? मेघा पाटकर किस आंदोलन से जुड़ी थी? तो वो पर्यावरण संबंधित आंदोलन से जुड़ी थी। ठीक है, ये आपने 8 क्लास 10 क्लास में भी पढ़ा होगा ये क्वेश्चन, मेघा पाटकर के बारे में। तो मेघा पाटकर किस आंदोलन से जुड़ी थी? तो वो पर्यावरण आंदोलन से जुड़ी थी। ठीक है, समझ में आ गई। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला। तो अगला क्या है? भारतीय समुदाय की कौन सी सर्वप्रथम विशेषता है? भारतीय समुदाय की सर्वप्रथम विशेषता कौन सी है? तो देखिए यहाँ पे क्या क्या दिया है? वर्ण व्यवस्था, जजमानीय व्यवस्था, अनेकता में एकता, या इनमें से सभी। तो आंसर क्या होगा? यहाँ के अनुसार वर्ण व्यवस्था हो रहा है, लेकिन अनेकता में एकता भी हो सकता है, क्योंकि पता है देखिए भारत जो है ना, भारतीय समुदाय समाज की सर्वप्रथम और सबसे प्रमुख विशेषता विविधता में एकता है। ठीक है, मतलब अनेकता में एकता है। भारत विभिन्न धर्म, भाषा, संस्कृति, परंपराओं और जातियों का संगम है, लेकिन इसके बावजूद भी ये एक ही सूत्र में बांधा हुआ है। ठीक है, सब साथ मिल के रहते हैं, तो अनेकता में भी एकता हो सकता है। लेकिन भारतीय समुदाय की सर्वप्रथम विशेषता क्वेश्चन के हिसाब से बहुत पहले प्राचीन समय में पूछ रहा है, तो इसका आंसर अभी यहाँ पे वर्ण व्यवस्था दिया हुआ है। वर्ण व्यवस्था भी होता है, क्योंकि हाँ, वर्ण व्यवस्था को पारंपरिक रूप से भारतीय समाज, विशेषकर हिंदू समाज की एक आधारभूत सामाजिक संरचना है
और प्राचीन विशेषता माना जाता है। ऋग्वेद के 10वें मंडल पुरुषसूक्त से उल्लेख यह प्राचीन काल में व्यवसाय और गुणों के आधार पर समाज के 4 वर्गों में विभाजित किया था। ये तो आप लोग जानते हो कौन कौन से थे वो। ब्रह्म क्षत्रिय वैश्य और शूद्र में व्यवस्थित करती है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर के हिसाब से देते हैं चलो वर्ण व्यवस्था। लेकिन अगर आप लोग अनेकता में एकता दोगे फिर भी गलत तो नहीं होगा, लेकिन जो सटीक है वही देते हैं वर्ण व्यवस्था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप शहरों से किस तरह की प्रदूषण उत्पन्न होती है। तो औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप शहरों में किस तरह की प्रदूषण उत्पन्न होती है। तो देखिए किसी भी फैक्ट्री से क्या क्या प्रदूषण हो सकता है। फैक्ट्री से जो पानी निकलता है तो उससे जल प्रदूषण हो सकता है, उससे जो धुआं निकलती है उससे हवा प्रदूषण होता है, उससे जो ध्वनि निकलती है उससे ध्वनि प्रदूषण मतलब आवाज़ निकलती है उससे ध्वनि प्रदूषण होता है। तो देखिए आंसर में क्या है, वायु प्रदूषण बिल्कुल होगा। हवा में जब उसकी धुआं मिलती है तो वायु प्रदूषण होता है। जब फैक्ट्री से जल निकलता है तो जल प्रदूषण होता है। फैक्ट्री का गंदा जल निकलता है तो जल को उसने हानिकारक पहुँचाता है, और उसकी आवाज़ से ध्वनि प्रदूषण होती है। तो आंसर क्या होगा, इनमें से सभी। ठीक है, क्या होगा, इनमें से सभी। कुछ बच्चे बोल रहे थे मुझे कि मैम फेस मत दिखाइएगा और लाइव आइए बोल के, लेकिन देखिए अभी तो आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा रहे हैं ना, और अभी चैनल उतना ज़्यादा पॉपुलर भी नहीं हुआ है, तो सबको नहीं पता होगा तो हम कब लाइव आएंगे वो चीज़ मुझे एक दिन फिक्स करनी होगी। ठीक है, बहुत मेहनत पड़ेगी, इसलिए अभी आप लोग ऐसे पढ़ लो, फिर आना है तो आएंगे देखेंगे। ठीक है, आप लोग बस सपोर्ट करो ना, फिर देखो लाइव भी आएंगे, सब पढ़ाबो करेंगे। NCERT बुक भी पढ़ाई जाएगी इस चैनल पे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सामाजिक परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सामाजिक परिवर्तन में कौन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो देखिए टीवी ये भी निभाता है, समाचार पत्र बिल्कुल निभाता है, रेडियो ये भी निभाता है। तो क्या होगा, इनमें से सभी आंसर। ठीक है, क्या होगा, इनमें से सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, असहयोग आंदोलन किसने प्रारंभ किया। असहयोग आंदोलन किसने प्रारंभ किया। तो मुझे नहीं लगता ये किसी भी बच्चे को नहीं पता होगा कि असहयोग आंदोलन किसने प्रारंभ किया। ये सबको पता है कि महात्मा गांधी ने प्रारंभ किया था। ठीक है, सबको पता होगा ना, महात्मा गांधी ने। असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा 1 अगस्त 1920 को शुरू किया गया था। यह गांधी के नेतृत्व में ब्रिटिश शासन के खिलाफ पहला राष्ट्रव्यापी संघ जन आंदोलन था, जिसका उद्देश्य अहिंसक तरीके से औपनिवेशिक सरकार को ठप करना और स्वराज प्राप्त करना था। यह आंदोलन रोलेट एक्ट, जलियांवाला बाग का हत्याकांड के विरोध शुरू किया गया था। ठीक है, आई होप आपको समझ, जलियांवाला बाग के हत्याकांड में जो लोग मारे गए थे जिसके तहत ये शुरू किया गया था। ठीक है, तो देखिए असहयोग आंदोलन वापस कब लिया, जब चोरी चोरा कांड हुआ उसके बाद इन्होंने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। तो ये आपको याद रहेगा किसने किया, महात्मा गांधी ने किया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है, जनाकीय शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। जनाकीय शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। तो ये गुडलाइड ने किया था। ठीक है, जिनका पूरा नाम आसिले गुडलाइड है। ठीक है, इन्होंने 1955 में किया था, 1855 में किया था। कब किया था, 1855 में किया था जनाकीय शब्द का प्रयोग। और इनका नाम क्या है, इनका पूरा नाम क्या है, तो आशिले गुडलाइड। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किस आंदोलन का संबंध पर्यावरण समस्या से जुड़ा हुआ है। तो किसका आंदोलन पर्यावरण से जुड़ा हुआ है। तो ये चिपको आंदोलन है। ठीक है, पर्यावरण से कौन सा आंदोलन जुड़ा हुआ है, तो चिपको आंदोलन है, क्योंकि चिपको आंदोलन 1973 में, कब, 1973 में उत्तराखंड में शुरू हुआ। यह आंदोलन वनों, व्यावसायिकों कटाई को रोकने के लिए किया गया, जिसे स्थानीय लोग मतलब वहाँ पे रहने वाले लोग विशेषकर महिलाएं पेड़ों से चिपक कर उनकी रक्षा करती थी। क्या करती थी, पेड़ों से चिपक कर उनकी रक्षा करती थी, जिसकी वजह से इसको चिपको आंदोलन का नाम दिया गया। तो चिपको आंदोलन के जो नेतृत्व में थे वो सुंदरलाल बहुगुणा, चूड़ी प्रसाद भट्ट ने किया था। ठीक है, चंडी प्रसाद भट्ट और सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व पे ये चिपको आंदोलन हुआ था। और ये उत्तराखंड का घटना हुआ था, जिसके कारण ये शुरू हुई थी 1973 ईस्वी में। जो वहाँ पेड़ों की कटाई होती थी तो वहाँ की महिलाएं पेड़ से चिपक के उसकी रक्षा करती थी। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है। तो
क्या होगा? विभिन्न धर्मों का सह अस्तित्व, हाँ। अन्य धर्मों के प्रति श्रद्धा, राज्य का अपना कोई धर्म ना होना, बिल्कुल इनमें से सभी होगा। ठीक है, क्या होगा? इनमें से सभी। जैसे हमारा भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य है, ठीक है, यहाँ पे हर किसी को अपना धर्म पूजने का अधिकार है, कोई किसी को रोक नहीं सकता। आप हिंदू हो, हिंदू धर्म की भगवान की पूजा करो, मुसलमान हो, मुसलमान मतलब इसी आप कुरान पढ़ो, सिख हो, जो नियम है वो करो। यहाँ पे सारे धर्म के लोग रहते हैं और सब धर्म को अपने अपने धर्म को मानने की पूरी छूट दी गई है और यहाँ पे हर धर्म के लोग अपने भगवान को पूज सकते हैं। ठीक है, तो हमारा भारत देश धर्मनिरपेक्ष राज्य है, ये तो आप सबको पता होना चाहिए। ठीक है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। ठीक है, ये भारत का अपना कोई धर्म नहीं है, यहाँ सभी धर्म के लोग रहते हैं। ठीक है, और सब धर्म के लोगों को अपने अपने धर्म को पूजने का भी हक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? झारखंड राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई? जो झारखंड राज्य से है, मुझे नहीं लगता ये बात नहीं पता होगी कि झारखंड राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई। ये 2000 को हुई थी। ठीक है, 2000 को हुई थी और 2000 को हुई थी तो कब हुआ था? 15 नवंबर 2000 को हुआ था। ठीक है, 15 नवंबर 2000 झारखंड राज्य की स्थापना 15 नवंबर 2000 को हुई थी। यह भारत का 8वां राज्य बना, जिससे बिहार पुनर्गठन अधिनियम के तहत क्या हुआ? बिहार के दक्षिण जिलों को काट कर बनाया गया था। ठीक है, और ये कब हुआ था? तो महान आदिवासी नेता बिरसा मुंडा की जयंती के रूप में भी मनाया जाता है इस दिन को। ठीक है, 15 नवंबर को मतलब बिरसा मुंडा की जयंती के रूप में भी मनाया जाता है, जो हमारे झारखंड के महान आदिवासी नेता थे। ठीक है, तो ये कब हुआ था? तो 15 नवंबर 2000 को हुआ था और ये 28वां राज्य बना भारत का। ठीक है, और ये बिहार के पुनर्गठन अधिनियम के तहत बिहार के दक्षिण जिलों को काट कर बनाया गया था। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप आपको पता चल गया झारखंड की स्थापना कब हुई थी। तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए। समाजशास्त्र की स्थापना किस वर्ष हुई? तो समाजशास्त्र की स्थापना 1838 ईस्वी को हुई थी। कब हुई थी? 1838 ईस्वी को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रवाद का अर्थ क्या है? तो देखिए, सामान्य सामाजिक पृष्ठभूमि नहीं, सामान्य जाति पृष्ठभूमि नहीं, सामान्य भौगोलिक पृष्ठभूमि नहीं, इनमें से कोई नहीं। आंसर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं होगा। यह आंसर गलत दिया हुआ है, ये वाला नहीं होगा, क्योंकि इनमें से कोई नहीं होगा। राष्ट्रवाद का मतलब होता है अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम। ये सामान्य पृष्ठभूमि के बारे में बता रहा है, ये सामान्य जाति भूमि के बारे में बता रहा है, ये भौगोलिक पृष्ठभूमि के बारे में बता रहा है, जो कि बिल्कुल भी नहीं है। राष्ट्रवाद का अर्थ होता है अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम करना। अगर कोई बोलता है कि हम भारत देश को मिटा देंगे, तो आप वहाँ पे सामने जाके खड़े होकर उससे लड़ते हो। ये चीज़ कहीं ना कहीं आपके अंदर राष्ट्रवाद है, तभी आप वो चीज़ कर पाते हो। ठीक है, किसी के लिए, अपने देश के लिए जान दे सकते हो, क्योंकि आपके अंदर राष्ट्रवाद मौजूद है, अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम मौजूद है। ठीक है, तो उसका उदाहरण होगा अपने देश के प्रति प्रेम, अपने देश के प्रति भावनाएं, वो चीज़ होगी। ठीक है, राष्ट्रवाद का अर्थ। चलिए, इसका आंसर इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, राष्ट्रवाद का अर्थ होता है अपने देश के प्रति प्रेम, अपने देश के प्रति भावनात्मक विचार। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है? किसने कहा जाति एक बंद वक्र है? तो किसने कहा था कि जाति एक बंद वक्र है? तो मजूमदार एवं मदन ने कहा था। ठीक है, मजूमदार एवं मदन ने कहा था कि जाति एक बंद वक्र है। इसका मतलब क्या होता है पता है? जाति एक बंद वक्र है मतलब ऐसा बंद वक्र है कि आप इसको बदल नहीं सकते, ऐसा उन्होंने कहा था। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, बदल भी सकता है। मजूमदार एवं मदन ने कहा था ये चीज़। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है? नातेदारी की कितनी श्रेणियाँ होती है? तो नातेदारी की यहाँ पे 2 श्रेणी दिया हुआ है। 2 श्रेणी में क्या होता है? माता पिता और उसके बच्चे। लेकिन कहीं कहीं 3 भी होता है। ठीक है, 3 भी होता है। दादा दादी से माता पिता, फिर पोता पोती, ऐसा 3 पीढ़ियाँ भी होती है। लेकिन यहाँ पे 2 ही दिया हुआ है, तो आप इसका आंसर बताना सटीक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्न में से किसको नगरीकरण बढ़ावा देती है? निम्न में से किसको नगरीकरण बढ़ावा देती है? तो देखिए, गुमनामता, मैं की भावना, प्रदूषण। तो क्या होगा? इनमें से सभी। नगरीकरण में ये सब होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है? किस समाज में सेवा विवाह का प्रचलन है? किस समाज में सेवा विवाह का प्रचलन है? तो ये जनजातीय समाज में है। ठीक है, जनजातीय समाज में सेवा विवाह का प्रचलन है। सेवा विवाह का मतलब होता है जब किसी लड़के या लड़की की शादी होती है, तो लड़का लड़की के घर में रह के
उनके घर वालों की मतलब उनकी मदद करता है ताकि शादी में कोई अड़चन ना आए, ठीक है। इस चीज़ को सेवा विवाह कहते हैं और ये अधिकतर जनजातीय समाज में देखी जाती है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, मार्गन के अनुसार नातेदारी कितने प्रकार के होते हैं? मार्गन के अनुसार नातेदारी कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। मार्गन के अनुसार नातेदारी कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, जाति व्यवस्था है। जाति व्यवस्था क्या है? तो सामाजिक संस्था है, ठीक है। क्या है? सामाजिक संस्था है जाति व्यवस्था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन नातेदारी की रीति नहीं है? निम्न में से कौन नातेदारी की रीति नहीं है? तो वर्गीकृत संज्ञा, ठीक है। वर्गीकृत संज्ञा नातेदारी की रीति नहीं है। ये नातेदारी की मतलब वर्गीकृत संज्ञा नातेदारी की रीति नहीं है, ठीक है। उसको संबंधित करने का एक नियम है वो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है, धर्म के सामाजिक सिद्धांत से कौन जुड़े हुए हैं? धर्म के सामाजिक सिद्धांत से कौन जुड़े हुए हैं? तो दुर्खिम जुड़े हुए हैं, ठीक है। दुर्खिम जुड़े हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बटलाहा परंपरा किस समाज में पाई जाती है? तो बटलाहा परंपरा है ना, ये आदिम समाज में पाई जाती है, ठीक है। बटलाहा परंपरा किस समाज में पाई जाती है? तो आदिम समाज में पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत किसने दिया? तो ये कार्ल मार्क्स ने दिया था, ठीक है। वर्ग संघर्ष का सिद्धांत किसने दिया? तो कार्ल मार्क्स ने दिया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आदिवासी का शाब्दिक अर्थ है। आदिवासी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो देखिए यहाँ पे आंसर में ये प्राचीन निवासी दिया है, लेकिन आदिवासी का जो शाब्दिक अर्थ है ना, वो मूलवासी भी होता है। तो ये दोनों ही आंसर होगा, प्राचीन निवासी और मूल निवासी, ये दोनों ही आदिवासी का शाब्दिक अर्थ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है, कृषक आंदोलन के पिता कौन है? कृषक आंदोलन के पिता सहजानंद सरस्वती है, ठीक है। सहजानंद सरस्वती कृषक आंदोलन के पिता माने जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? 1 मिनट। अच्छा 35 ही क्वेश्चन है। आगे की क्वेश्चन आगे की वीडियो में पढ़ाएंगे, ठीक है। PDF बना हुआ है ये। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के मिलते हैं। आज का क्वेश्चन अगर आप लोग पढ़ लीजिएगा, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सोशियोलॉजी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है। अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आएगा और भी ऑब्जेक्टिव के वीडियो आएंगे, ठीक है। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना ना भूलना, ठीक है। और कमेंट में बताना आप लोगों ने कितनी पढ़ाई की है अब सोशियोलॉजी की, ठीक है। अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं, बाय।